हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत जबरदस्त और मस्त क्लास होगी आपके लिए। बहुत बेहतरीन क्लास साबित होने वाली है आज की जो है। तो क्लास को मिस करना बिल्कुल में जो है मत भूलिएगा, है नहीं। बहुत बढ़िया क्लास है आज की जो। कक्षा 12 है, पाठ 1 है, विलयन चैप्टर है, वीडियो नंबर 6 है। और वीडियो नंबर 6 में हम बात करने वाले हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चा। आखिर ये होता क्या है, तो यही सर, अगर इसी को हम बात कर लें तो सर ये क्या है, तो यही जो है तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम है। तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम है। यही जो है तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम होता है। ठीक है ना। आज का वीडियो इससे जुड़ा हुआ है। इसी पूरे मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। पूरा एक टॉपिक और उस पर न्यूमेरिकल कंप्लीट रहने वाला है। ठीक है। सबसे पहली बात आपने देखी कि आखिर वाष्प दाब क्या होता है, फिर अवनमन देखेंगे, फिर नियम देखेंगे, है नहीं। पूरा एकदम फैक्टर मेथड की तरीके से हमें पढ़ना है ताकि सारी चीजें क्लियर होते चले आपकी। सब वाष्प दाब क्या होता है, तो वाष्प दाब को हम अंग्रेजी में कहते हैं वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। होता क्या है, तो सुनो ध्यान से क्या होता है। यानी किसी द्रव द्वारा, पहले फिगर बाद में थ्योरी। क्या फिगर कंपलसरी है? नहीं भैया, कंपलसरी नहीं है। अभी पूरा बताते हैं, फिर देखो। ये कोई बर्नर है। बर्नर मतलब चूल्हा। बर्नर मतलब चूल्हा, गैस का हो, है नहीं, जैसा भी हो आपका। इस भगोने यानी पात्र में मैंने पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी भर दिया भैया। काहे के लिए भरा है? गर्म करने के लिए भरा है। गर्म करके क्या करेंगे? वाष्प दाब देखेंगे। यही तो बात है। एक्टिविटी से समझोगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर रहेंगी, रटने की जरूरत नहीं आएगी। समझो, पानी को जब गर्म करना शुरू करेंगे तो पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री होता है। लेकिन पानी का जब टेम्परेचर 100 डिग्री के लगभग करीब पहुंचने वाला होगा तो ये पानी के अणु जो हैं गतिज ऊर्जा को प्राप्त करते नजर आएंगे और अपनी सतह को छोड़ देंगे। बात क्लियर है। सतह छोड़ने के पश्चात ये अपनी ऊपरी सतह पर जाके पहुंचेंगे। अब ये प्रक्रियाएं 1 सेकंड के 10वें हिस्से 20वें हिस्से में हो जाती हैं, इतना नहीं सोचना होता है। जब ये सतह पर पहुंचेंगे तो फिर अपनी सतह को छोड़ने को मजबूर होंगे। अब ये सतह को सर क्यों छोड़ रहे हैं? सुनो, जब हम गर्म करते हैं तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अणुओं में प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। बात क्लियर है। गतिज ऊर्जा जब अणु पाएंगे तो वो अपनी सतह छोड़ने के लिए मजबूर होते जाएंगे और जैसे जैसे गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी अणु या कण और तेज भागेंगे आगे, गतिज ऊर्जा होने के कारण। ठीक है। अब सुनो, ये द्रव था, ये उसकी वाष्प है। ये क्या है? वाष्प है। वाष्प मतलब भाप, वाष्प। और ये वाला द्रव। द्रव के रूप में हमने क्या लिया था? पानी लिया था। यदि द्रव और वाष्प के मध्य साम्यावस्था पर, बस बन गई बात। समझो इधर भाषा। किसी द्रव व उसकी वाष्प के मध्य, वाष्प के मध्य साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। बात क्लियर है? मेरे उम्मीद से क्लियर हुई होगी बात आपकी। कोई डाउट इसमें नहीं। किसी द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था, नहीं, किसी द्रव और वह उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था पर। साम्यावस्था का मतलब क्या है? जितना फोर्स ये द्रव करे वाष्प को निकालने में, वाष्प भी उतना फोर्स करे द्रव पर। अगर दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। बात क्लियर है। और इक्विलिब्रियम स्टेट में वेपराइज मतलब वेपर प्रेशर के द्वारा जो भी फोर्स लगता है उसकी सरफेस पर, वही तो है वेपर प्रेशर। बात क्लियर? ठीक है। आगे देखते हैं अवनमन क्या होता है। यानी वाष्प दाब में जो अवनमन है वो क्या है।
वाष्प दाब में अवनमन। भैया अवनमन मतलब डेविएशन होता है, इसका मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी होता है। क्या मतलब होता है? कमी मतलब होता है इसका। ठीक है, यानी किसी द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर विलायक व विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, हमने किसी द्रव अर्थात विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया, बना क्या? विलयन। तो विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब दोनों के अंतर को अगर हम देखें तो वही क्या है? वाष्प दाब में अवनमन को प्रदर्शित करता है। बात क्लियर है? सुनो, विलायक का अगर वाष्प दाब देखें तो P0 और विलयन का अगर वाष्प दाब देखें तो PS हो, तो वाष्प दाब में अवनमन बराबर P0 माइनस PS, ये हमारा अंतर निकल के आएगा। स्क्रीनशॉट भैया फटाक से करिए। आगे देखो, अब बात आती है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन सर क्या है। आपके मन में ये उत्सुकता पूर्वक प्रश्न बन रहा होगा कि सर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है। लिखते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है। इसका कोई फार्मूला, कोई कॉन्सेप्ट किताब में नहीं दे रखा है, लेकिन हम बताते हैं। देखो, अपने थोड़ा अनुभव के आधार पर, कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है वो वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब का अनुपात होता है, यानी P0 माइनस PS बटे P0 होता है। बात समझ गए ना? अब सर राउल्ट का नियम आखिर आपने नहीं समझाया, ये क्या है? तो सुन, राउल्ट का नियम क्या कहता है? इसके लिए राउल्ट का नियम है, इसके लिए राउल्ट का नियम है तनु विलयनों के लिए। इसके लिए है तनु विलयनों के लिए है। ठीक है, यानी किसी, या ऐसे लिख लो, इस नियमानुसार क्या है नियम, कि किसी विलयन के वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। सर विलेय क्या होता है? यह विलेय एक अवयव है विलयन का, जो घुलता है वो विलेय है। विलायक सर क्या होता है? तो विलायक जिसमें विलेय घुलता है वो विलायक होता है। विलयन क्या होता है? विलेय और विलायक को मिला दीजिए, विलयन तैयार हो जाता है। बात समझ गए ना? विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो बराबर किसके होगा? विलेय के
मोल अंश के बराबर होगा, यानी P0 माइनस PS बटे P0 बराबर क्या हो जाएगा, XA हो जाएगा। और XA क्या है, विलेय का मोल प्रभाज है नहीं है, बताओ। जब XA विलेय का मोल प्रभाज है भैया, तो XA को हम रिप्लेस कहाँ करते थे, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N से, यानी स्मॉल n विलेय के मोल, कैपिटल N विलायक के मोल। अच्छा, मोल प्रभाज क्या होता था, तो विलयन के कुल मोलों की संख्या तथा घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात जो है वो मोल प्रभाज को दर्शाता है। घटकों, किसी विलयन के घटक का अनुपात और विलयन का कुल अनुपात है नहीं, विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात ये कहेंगे। किसी विलयन के घटक के मोल तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात विलेय के घटक का मोल प्रभाज कहलाता है, या विलयन के घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। ये बात तो समझ आई होगी, फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, आगे बढ़ते हैं। कर लिया, आगे देखो अब क्या है, यानी P0 माइनस PS बटे क्या है, P0 बराबर में स्मॉल n प्लस कैपिटल N है। बात समझ गए। यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, और ट्विस्ट मजा है, मजा देखो क्या है, सजा भी हो सकता है। यदि विलयन अतितनु को, क्या हो, अतितनु, अतितनु का मतलब जिसकी सांद्रता बहुत कम हो। अतितनु का मतलब ऐसे वे सभी विलयन जिनकी सांद्रता बहुत कम होती है वो अतितनु विलयन कहलाते हैं। तनु विलयन जिसकी सांद्रता कम हो, सांद्र विलयन जिसकी सांद्रता ज्यादा हो। ये ओरल मौखिक बताने वाले क्वेश्चन हैं जिनके जवाब रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। अतितनु, यदि विलयन अतितनु हो तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N जो होगा वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके, कैपिटल N के। क्यों बराबर हो जाएगा, सुनो। ये जब बराबर होता है तो स्मॉल n की जो संख्या है वो बहुत कम हो जाती है विलायक की अपेक्षा। अब ये समझो, जैसे हमने आपसे कहा कि 100 ग्राम पानी लेना है, क्या लेना है भैया, 100 ग्राम पानी। 100 ग्राम पानी में अगर हम आपसे कहें 10 ग्राम चीनी मिला दो, या 10 ग्राम ग्लूकोज मिला दो, या 10 ग्राम नमक मिला दो, विलयन कैसा होगा, तनु होगा, यही तो बात है। लेकिन हमें विलयन अति तनु करना है, तो 100 ग्राम पानी की अपेक्षा हम 1 मिलीग्राम चीनी डालें, 1 मिलीग्राम चीनी डालें, बहुत कम हो गई ना। लेकिन बना तो विलयन, 10 ग्राम मिलाएं तब भी विलयन, और 1 मिलीग्राम मिलाएं या 1 ग्राम मिलाएं तब भी विलयन। दोनों में जैसे नमक मिलाया मान लीजिए, तो जो 10 ग्राम मिलाए थे वो विलयन पानी जो है या शरबत जो है या विलयन जो है वो नमकीला होगा, और 1 ग्राम मिलाएंगे पानी पियो और वो विलयन पियो, बात एक ही रहेगी, यानी कोई अंतर स्पष्ट नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इस n प्लस n यानी स्मॉल n प्लस कैपिटल N की जगह पर हम कैपिटल N को रखते हैं, यानी ये उसके जैसा हो सकता है। स्मॉल n प्लस कैपिटल N का मतलब है विलयन के कुल मोल, विलयन के जो कुल मोल होंगे लगभग बराबर हो जाएंगे विलायक के मोल के, ठीक है। रिप्लेस करें अगर तो P0 माइनस PS बटे P0 बराबर में स्मॉल n प्लस कैपिटल N, समझ गए ना। अब स्मॉल n क्या था, विलेय के मोल, और कैपिटल N क्या था, विलायक के मोल। तो यदि, इधर लिखते हैं, यदि स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m हो और कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M हो। कैपिटल W मतलब विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। स्मॉल नहीं, कैपिटल M डैश मतलब विलायक का अणुभार है, विलायक का अणुभार है। स्मॉल w मतलब विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा, और स्मॉल m मतलब विलेय का अणुभार, ठीक है। इन चीजों को उठा के अगर इसमें हम रख दें P0 माइनस PS बटे P0 बराबर में स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश इनटू कैपिटल M डैश बटे कैपिटल W, हमारा ये ब्रह्मास्त्र वाला सूत्र बन गया जो सीधे क्वेश्चन को देखते हुए तुरंत उसका एनकाउंटर कर देगा। बात समझे। क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पर, भैया कंपोनेंट देख के करते हैं। हमारे पास यहाँ अवयव कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अवयव। क्वेश्चन इस टॉपिक से जो आएगा वो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 5 चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई होंगी और छठी चीज आपसे पूछेगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 चीजें दे रखी हों
ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि 5 चीजें आपको ना दी गई हो और छठी चीज पूछ ले, या 4 चीजें दी गई हो छठी पूछ ले, है नहीं। जब 4 दी होंगी तो 2 पूछेगा, 3 दी है तो 3 पूछेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी ओवरऑल क्वेश्चन बन सकता है या तो आपसे विलय की मात्रा पूछ लेगा, या विलायक का अणुभार पूछेगा, या विलायक पूछ लेगा कितना है, या फिर इन दोनों में से विलायक और विलय के वाष्पदाब को पूछ लेगा। यही तो पॉसिबल है होना, ठीक है। यहां पर एक कंडीशन होती है भैया। कंडीशन क्या है सुनो, शर्त है, आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा जो विलायक का अणुभार हो, सॉरी विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो विलयन से ज्यादा होना चाहिए। ये बात तो समझ गए। अगर ऐसी स्थिति या ऐसा कोई डाटा आपको दे रखा हुआ है क्वेश्चन में जिसमें विलायक का वाष्प दाब विलयन से कम है, तो उस स्थिति में हमारा प्रश्न जो है गलत की ओर इंगित करता है या इशारा करता है। बात समझ गए ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाक से कर लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन। अब क्या करते हैं भाई, को हमें न्यूमेरिकल करना है सर। कितने करने हैं सर? ये न्यूमेरिकल हम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कराने वाले हैं। न्यूमेरिकल कैसे कराएंगे? जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो सिर्फ। बाकी सर बाद में न्यूमेरिकल कराएंगे कि नहीं कराएंगे? भैया बिल्कुल कराएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, चैप्टर खत्म होने दो और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होंगे सब कराए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, देखो जैसे हमने कहा कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब 36.40 mmHg पाया गया, ठीक है। यही तो बात है। यदि विलायक का वाष्प दाब 36.60 mmHg हो व अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार, या यहाँ पर अणुभार की जगह पर देखो मोलर द्रव्यमान भी दिया हो सकता है, बात एक ही रहती है। अणुभार 180 हो तो पदार्थ की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्यारा सा प्रश्न है जो कई सारे चीजों को क्लियर करने वाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी इससे प्रश्न से। और भैया आंख बंद करके कान खोल करके नहीं, आंख बंद करेंगे कान खोलेंगे तो सिर्फ सुनेंगे, कान खोलेंगे आंख बंद करेंगे तो सिर्फ सुनेंगे, है नहीं। आंख और कान दोनों खोल करके इस प्रश्न को देखिए और हम करते हैं। क्या प्रश्न कह रहा है भाई, इस टेम्परेचर का हमारे सूत्र में कोई मतलब है? नहीं मतलब है सर। फिर सर क्यों दे रखा होता है टेम्परेचर? भैया टेम्परेचर सिर्फ आपको बहकाने के लिए दे रखा होता है कि आप बहक जाएं और सिधौली चौराहे के बजाय महमूदाबाद पर चले जाएं, समझे। हर एक एग्जाम यही करता है कि कुछ प्रश्न आपसे गलत हो। कोई ऐसा बोर्ड में पेपर सेट नहीं होता है कि आप पूरा कर डालें। अगर बिल्कुल हलवा पेपर कर देंगे तो 100 में 100 नंबर सबके आ जाएंगे। और केमिस्ट्री का इतिहास रहा है 20 सालों में लगभग पीछे कि किसी बच्चे के फुल मार्क्स नहीं आए, समझे। फुल मार्क्स यानी कि यूपी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, 100 में 100 नहीं देखने को मिले हैं, 99 तक पॉसिबल हुए हैं। यानी मेरे द्वारा पढ़ाए हुए छात्रों के 97 तक नंबर आए हैं मैक्सिमम। पिछली बार का जो रहा था भैया
कि कॉलेज में पढ़ाते थे। तो देखिए यूट्यूब पर जो क्लास ले रहे हैं इसमें किसी कॉलेज का नाम बताना उचित तो नहीं होता है मेरे ख्याल से। तो वहां पर बच्चे के 92 ना मार्क्स आए थे। इस बार का जो रिजल्ट रहा है उसमें 91 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा कष्ट इस बात का है कि 97 से हम 92 या 91 पर हैं। मेहनत हम करते हैं जितनी आपको भी उतनी ही करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे या हमारा कुछ हो पाएगा। टेम्परेचर से कोई मतलब है नहीं है मतलब सर, क्यों? ये हमारे फार्मूले में कुछ टेम्परेचर कह रहा था? नहीं कह रहा था, छोड़ दो इसे। किसी अवाष्पशील पदार्थ को 100 ग्राम जल में घोलने पर यानी कैपिटल डब्ल्यू विलायक के रूप में कितना दे रखा है? 100 ग्राम। कैपिटल एम डैश, जैसे ही हमें डब्ल्यू पता चलता है तो अणुभार आप निकाल लीजिए। H2O का कितना होता है? तो 18 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विलयन का वाष्प दाब 36.40 mm है, यानी पीएस जो है वो 36.40 mmHg है। अधिकांश बच्चों का सर ये रहता है कि mmHg सर क्या होता है? भैया ये mmHg जो है ये कह सकते हो कि वाष्प दाब का एक मापन तरीका है, मापक तरीका है। जैसे मानव रक्त का जो वाष्प मतलब मानव रक्त में जो प्रेशर होता है रक्तचाप का, परिसंचरण तंत्र का कह लो या रक्तचाप का पूरा कह लो, 180 नहीं 80/120 mmHg होता है। Hg मतलब यहाँ पर पारे से लिया गया है, पारा मतलब मरकरी, और मरकरी का लैटिन नाम जो होता है वो हाइड्रा रजीरम होता है, इसीलिए उसका नाम रखा है, मतलब सैंबल बना हुआ है Hg। ठीक, mm एक प्रकार की यूनिट है, मात्रक है मिलीमीटर। मिलीमीटर पारा, इसको हिंदी में कहेंगे आप मिलीमीटर पारा, समझ गए? विलयन का कितना नहीं, विलायक का कितना दे रखा है भैया? तो 36.60 mm दे रखा है। सर ये अगर दे रखा है हम ना लिखें कोई दिक्कत? आप ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत होगी? तो इसका कन्वर्जन तो है नहीं कि सर एचजी को उसमें कन्वर्ट करके लिखो, ऐसा तो कुछ नहीं देखने को मिलेगा। नहीं, हमसे पूछ रहा अणुभार, यदि पदार्थ का जो अणुभार है वो कितना दे रखा हो? 180 ग्राम प्रति मोल हो। पदार्थ का अणुभार कितना हो? 180 ग्राम प्रति मोल हो। तो हमसे पूछ रहा है क्या पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, यानी पदार्थ की मात्रा स्मॉल डब्ल्यू हमसे पूछ रहा है। यही तो सब दे रखा है। फार्मूला क्या था भैया? फार्मूला था P0 माइनस PS बटे P0 बराबर में स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम डैश इंटू कैपिटल एम डैश बटे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, चीजों को नोट करते चलिए साथ में, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के लिखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। P0 का मतलब 36.60 है और PS का मतलब 36.40 है, और W हमें कैलकुलेट करना है, M डैश 180 है और कैपिटल M डैश 18 है, और कैपिटल W जो है ना वो 100 है। ठीक है, 18 से कटेगा, 18 से 10 बार कट जाएगा भैया। इधर जब आप इसे माइनस करोगे तो 0.20 आएगा, और इधर कितना आएगा? 36.60 बराबर में कितना होगा? W बटे 100 दहम कितना होता है? 1000 होता है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ये दशमलव देखिए 2 अंक बाद है तो कट जाएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा, यानी 2 बटे 366 बराबर में W बटे 1000। ठीक है, 2 से काट दोगे कितने बार कटेगा? 2 एक कम 2, 2 अठी 16, 2 3 6, यानी 1 बटे 183 बार कट जाएगा, बराबर में कितना होगा? W बटे 1000 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो W बराबर हो जाएगा भैया 1000 बटे 183। होगा नहीं होगा? आपसे उम्मीद करते हैं इसकी कैलकुलेशन फटाक से कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है आपको। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया इसका। और हाँ, ये कैलकुलेशन जो है ना, बोर्ड असल में छोटा है मेरे पास, थोड़ा देखो कुछ दिनों में आपके सहयोग से बोर्ड बड़ा कर लेंगे तो सारी चीजें सारी हो जाया करेंगी, है नहीं? ये क्वेश्चन ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक, इसको स्क्रीनशॉट शायद कर लिया होगा, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, देखो। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है भैया वो क्या क्वेश्चन है? अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
अब हम ये चाहेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में वाष्प दाब को निकलवाएं, या तो विलयन का या फिर विलायक का। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 रहेगा वो क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 6 ग्राम को 60 ग्राम जल में, 60 नहीं 90 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब 40.20 mm Hg हो जाता है। तो विलायक के वाष्प दाब की गणना कीजिए। ठीक है, कैसे करोगे, देखो विलेय और विलायक यानी 3, 2, 5 चीजें हमें पता है, छठी चीज निकालनी है। हम ये टेम्परेचर से हमें कोई मतलब नहीं है। विलेय कितना दे रखा है, 6 ग्राम, तो स्मॉल डब्ल्यू भैया हमारा दे रखा है 6 ग्राम। स्मॉल एम डैश कितना होगा, यूरिया कही गई है तो NH2CONH2 हो जाएगा, और इसका निकल के आता है 60 ग्राम प्रति मोल। 60 ग्राम प्रति मोल। अणुभार आप निकालेंगे ना, निकाल के रखना सीधे। विलायक कितना दे रखा है, तो 90 ग्राम दे रखा है पानी, और इसका अणुभार क्या हो जाएगा, M डैश 18 हो जाएगा। काहे, क्योंकि इसका सूत्र H2O होता है, तो 18 हो जाएगा। यूनिट क्या रखेंगे, ग्राम प्रति मोल रखेंगे। ठीक है, आगे देखें, अगर हम विलयन का वाष्प दाब कितना मिल जाता है हमें, विलयन का वाष्प दाब मिलता है 40.20 mm Hg। ठीक है, हमें निकालना क्या है, विलायक का वाष्प दाब। बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भैया। तो सूत्र क्या है, P0 माइनस TS बटे T0। यहां अगर लिख लें हम कि राउल्ट के नियम से, तब भी कोई बात नहीं, बढ़िया रहेगा, और बढ़िया थोड़ा हो जाएगा। स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम डैश इंटू कैपिटल एम डैश बटे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, यहां तक तो हम समझ रहे हैं ना कि आपको समझ में आया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, कोई तरीका बदला नहीं, इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक अप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, हर बच्चे के कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग होता है भाई। कोई 2 रुपए वाली कैलकुलेशन करता है, तो कोई 20 रुपए वाली करता है नहीं। बाजार लगी हुई है, टमाटर हर दुकानदार लगाते हैं, या आलू हर दुकानदार लगाता है। किसी का रेट 10 रुपए होता है, किसी का रेट 20 रुपए होता है। तो सर कह सकते हो ना कि क्वालिटी की बात होती है ना। तो अपनी ही आप क्वालिटी समझें कि हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, और प्रत्येक वो बच्चा जरूर सफल होता है जिसको कैलकुलेशन करने में कोई समस्या नहीं होती है। अब वो बच्चे हमसे नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं सर हमें कैलकुलेशन नहीं आती होगी तो हम कैसे काम करेंगे, है नहीं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इजिली आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। तरीका थोड़ा सा है भाई, पहाड़ा सबको आता ही होगा, जोड़ घटाना सबको आता होगा, उम्मीद करते हैं। नहीं आता होगा भैया, ये चैनल आपका सिखाएगा आपको। वैल्यू को पुट अप करते हैं, देखो T0 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक भैया, कैलकुलेट करना है। TS कितना दे रखा है, तो 40.20 दे रखा है। T0 कैलकुलेट करना है। स्मॉल डब्ल्यू कितना है, तो 6 है, और एम डैश कितना है, 60 है। कैपिटल एम डैश कितना है, 18 है, और कैपिटल डब्ल्यू कितना है, तो 90 है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ देखो, अगर इनमें से कोई एक चीज पूछता है, या तो PS पूछ ले या P0 पूछ ले, तो आप नीचे वाली चीज को दोनों के नीचे भेज कर डिवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ हम अगर इसके नीचे भेजें तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 40.20 बटे T0 कर लेंगे, है नहीं। इधर देखेंगे तो ये 1 बार में, ये 10 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में, ये 5 बार में कट जाएगा, यानी 1 1 कम 1 होगा, और 10 बचे 50 होगा, 10 बचे 50 होगा।
इधर देखेंगे तो हाँ, अब यहाँ एक थोड़ा सा बहुत नन्हा मुन्ना लॉजिक है, इसे हमें समझना है। क्या लॉजिक है? जो आप पढ़े होंगे, कब? बचपन में पढ़े होंगे, यानी केजी यूकेजी में पढ़े होंगे। भैया कुछ होता था कि बराबर वाले एक तरफ को हम कहते थे एलएचएस और दूसरे तरफ को हम कहते थे आरएचएस। यही तो बातें है ना, एक तरफ को एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे को कहते थे राइट हैंड साइड, कहते थे नहीं कहते थे? ये यहाँ पर अप्लाई इसलिए किया जाता था कि हम जैसे अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, बीज गणित पढ़ रहे हैं, गणित की भाषा में आपको बताएं तो वहां पर वेरिएबल और नॉन वेरिएबल होते हैं, चर और अचर पद। चर मतलब वेरिएबल मतलब अल्फाबेट मतलब ए टू जेड, ए टू जेड मतलब ए से लगा के जेड तक, और अचर का मतलब संख्याएं एक जीरो से लगा के अनंत तक। अब इन दोनों यानी चर और अचर का मिक्सचर जो होता था वो अलजेब्रा है, वही बीजगणितीय व्यंजक होते नहीं होते हैं। और उन्हीं में अगर हम उनको जब कैलकुलेट सॉल्व करते हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो क्या करते हैं कि नंबर एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, वही चीज यहाँ पर भी है। नंबर सर देखिए P0 लिखा हुआ है तो इसको हम उस साइड भेजेंगे और 1/50 प्योर नंबर है, इसको इधर लाएंगे। क्यों लाएंगे इधर? क्योंकि इधर एक है ना पहले से नंबर, 1 माइनस 1/50 बराबर में 40.20 बटे में P0। 50 एक कम 50 होगा, माइनस 1 होगा, बटे में कितना होगा 50, और इधर हो जाएगा 40/20 P0 हो जाएगा। तो ये सबको पता है कि 50 से अगर 1 घटाओगे तो 49 बचेगा, और बटे में कितना रहेगा 50, बराबर 1 रहेगा, 40.20 बटे में P0 रहेगा। तिरछा गुणा आप करेंगे यानी 49 P0 बराबर में क्या होगा 50 गुणे 40.20 बस यही बटे नहीं होगा यहाँ पर, यानी P0 बराबर होगा 50 गुणे 40.20 बटे 49। समझे नहीं समझे? ये वैल्यू हमें कंफर्म है कि P0 का जो मान आएगा यहाँ पर आप कैलकुलेट जब करेंगे, अच्छा कर लेते हैं, क्या कर लो, 5 जीरो कितना होगा 0, 5 दूनी 10 कितना होगा 0, हासिल 1 आएगा तो 1 लिख लेते हैं, 5 चौके 20 होगा, और दशमलव कितने अंक बाद लगाओगे 2 अंक बाद लगाओगे, ठीक है। यानी पूरा पूरा हमारा 201 आ जाएगा, और बटे में कितना रहेगा 49 रहेगा। देखो 4 बार हम इसको जब काटेंगे, अच्छा देखो डिवाइड कर लेते हैं, वरना आप लोग सोचते होंगे कि नीरज सर को गुणा भाग नहीं आता। 4 बार गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, और 4 चौके 16 और 3 19 हो जाएगा, यानी 196 हो जाएगा। घटाओगे अगर तो 5 बचेगा भैया, कितना बचेगा 5, है नहीं? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? बिल्कुल गड़बड़ हुआ है। 40 पंचे 200 होता है, यहाँ मल्टीप्लाई गलत की है थोड़ा। अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो 5 देखो 5 से कर रहे हैं, 5 जीरो में 0 रहेगा, 5 दूनी 10 रहेगा, 5 दूनी 10 रहेगा, 5 चौके 20 रहेगा, ठीक है। और ये वाले 2 जीरो रहेंगे, ये वाले 2 जीरो नहीं 1 जीरो रहेगा, ठीक है। और 1 जीरो के बाद 0.2 अंक बाद लगाएंगे, यानी 2010 आएगा। और 2010 को जब हम लोग भाग करेंगे भैया तो ये कितनी बार कटेगा? लगभग में 10 बार कट जाएगा, नहीं हाँ 4 बार कटेगा, 4 बार कितना होगा 196 हो जाएगा। बचेगा कितना 50 बचेगा, 50 का है बचेगा भाई, 11 से 6 जाएगा 5 बचेगा, 9 से 9 जाएगा 0 बचेगा, 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, नहीं 1 से 1 जाएगा 0 बचेगा। ये वाला हम 0 नोट करेंगे तो इधर 50 हो जाएगा, और 49 से कम 49 होता है। फिर भाग करोगे कितना बचेगा, 1 दशमलव लगाओगे, 1 जीरो बढ़ाने से कुछ होगा नहीं, 2 बढ़ाओगे यानी 2 बार, यानी इसका जो वैल्यू आएगा भैया वो 41.02 mmHg होगा। ये तो भाग हटाओ। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, पूरा क्वेश्चन हमने कर दिया। आप ये ना कहिएगा हमको भाग नहीं आता है, नहीं? बिल्कुल करिए आराम से, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से एकदम। देख तो बहुत बड़ा बड़ा रहा है, बिना चश्मा लगाए भी आप देख सकते हो, ठीक है।
मजा आया नहीं आया क्वेश्चन में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। कर लिया ना स्क्रीनशॉट? कर लो। अब हम आपको एक क्वेश्चन घर के लिए देते हैं। अच्छा, यहाँ पर चलो हम ही कराए दे रहे हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराते हैं बस, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे। किसी विलयन में विलेय का मूल प्रभाज 0.25 व विलायक का वाष्प दाब 50.25 mm Hg हो तो विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो मजा आने वाला है। मतलब एक तो सीधे क्वेश्चन इस सूत्र पर मिल सकता है, ये लास्ट तरीका है। एक सीधे क्वेश्चन इस सूत्र पर मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है इस वाले फार्मूले पर। इस वाले फार्मूले पर क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, बात समझ गए ना? दो तरीके हैं, या तो क्वेश्चन यहां से या तो यहां से। यहां वाले दो क्वेश्चन, लेकिन इस वाले टॉपिक पर एक क्वेश्चन कराएंगे। ताकि अगर मान लो कोई बढ़िया एक्सरसाइज में फंस जाता है तो आपको दौड़ाए ना क्वेश्चन, वो है वैसे दौड़ा लेता है क्वेश्चन हमारे बच्चों को। क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन सर जी नहीं होगा। काहे नहीं होगा? समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया काहे नहीं समझ में आ रहा? क्वेश्चन काट रहा क्या? केमिस्ट्री कुछ बच्चों के लिए मतलब बच्चों ही नहीं कहा है, क्या कहा है सुनो। कहते हैं जैसे नींद ना आती हो, आपस में मतलब दो बच्चे बात कर रहे हैं तो एक ने कहा हमको सर नींद नहीं आती, दूसरे ने क्या कहा जानते हो? दूसरे ने कहा केमिस्ट्री पढ़ लो नींद आ जाएगी। अरे भैया केमिस्ट्री को नींद की दवा बना के बैठे हो क्या? केमिस्ट्री को नींद की दवाई ना बनाओ, समझो, है नहीं? कह रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ लो तो नींद आ जाएगी। जितने डिसीज वाले पढ़े हैं जिनको नींद नहीं आती है, केमिस्ट्री की एक पीडीएफ हाथ में रखो और सबको दे दो जाके, दो केमिस्ट्री पढ़ लो नींद आ जाएगी। अरे केमिस्ट्री कोई दवाई थोड़ी ना है नींद वाली, जो खाएंगे दवाई नींद आ जाएगी, है नहीं? डर लगता सिर्फ आपको उन सब चीजों से। डरो ना बिल्कुल भी, चैनल आपका आपके साथ है, डरने क्या जरूरत। खोपड़ी नीचे करके माइक देख रहे हैं। कल वाला वीडियो पूरा बेकार हो गया, पूरा शूट किया, एडिट किया, बनाया सब, बाद में जब प्ले किया तो उसमें साउंड ही नहीं। 2 घंटे की मेहनत पर पानी फिर गया एकदम। देखो मोल प्रभाज दे रखा, किसका दे रखा है सर? विलेय का दे रखा है, यानी XA दे रखा है। कितना है? 0.25। विलायक का वाष्प दाब दे रखा है, यानी P0 दे रखा है। कितना है? 50.25। यूनिट mm Hg लिखो या फिर ना लिखो, mm भी लिख सकते हो, खाली कोई दिक्कत नहीं। आपसे विलयन पूछ रहा है, यानी PS पूछ रहा है। सूत्र क्या था? सूत्र था भैया P0 माइनस PS बटे P0 बराबर में XA। समझ गए? रख दो उठा के पहले, यानी 50.25 माइनस PS बटे 50.25 बराबर में 0.25। हमने कहा जब ये स्थिति आए, इनमें से कोई एक चीज आपसे पूछे तो नीचे वाले को दोनों के बटे में भेज के दो चाटे मार दो, कहानी खत्म। इस संख्या से इस संख्या को भाग करोगे, एक बचेगा, माइनस में PS बटे 50.25 बराबर में 0.25। फिर वही चीज, वेरिएबल वन साइड, नंबर वन साइड रहेंगे। अब PS मतलब विलयन का वाष्प दाब है तो उधर जाएगा, और एक नंबर है 0.25 भी नंबर है तो इधर आ जाएगा। 1 माइनस 0.25 बराबर में PS बटे
50.25 घटाओगे 0.75 बराबर में PS बटे 50.25। एक मान के तिरछा गुणा करोगे यानी PS बराबर कितना होगा 50.25 गुणे में 75 होगा, नहीं होगा 0.75 होगा। गुणा तो करना बनता ही है। देखो 50 25 75, 5 पचे 25 होता है, 5 दूनी 10 2 12 होता है, 5 सते 35 होता है, 7 पचे 35 होता है, 3 बचेगा, 7 दूनी 14 3 17 होता है, 7 पचे 35 होता है। यहाँ थोड़ा गलत कर दिया, 5 पचे 25 होता है, 2 बचेगा, 5 दूनी 10 2 12 पूरा लिख दिया, 5 पचे 25 होता है, 7 पचे 35 होता है, 3 7 दूनी 14 3 17 पूरा लिख दिया, 7 पचे 35 हो जाएगा। 5 5 2 7 7 1 8 5 1 6 5 2 7 3 दशमलव कितने अंक बाद लगाओगे भैया, तो 2 और 2 4 अंक बाद लगाओगे, यानी कुछ यहाँ पर पहुंचेगा, यानी पीएस का जो वैल्यू आएगा सर वो 37.68 mmHg आएगा। बताओ क्लियर है नहीं क्लियर है? वैसे ये कमी जो हमने देखी है बहुत ज्यादा देखी है, 50 से सीधे 37 पर आना तो कम है, कोई ज्यादा नहीं, बहुत कम है, गलत थोड़ी ना है, कम होना चाहिए बस। फटाक से स्क्रीनशॉट भैया करिए। कर लिया ना? तो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, 3 क्वेश्चन कराए हैं इस टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है भैया परासरण दाब। क्या रहेगा? परासरण दाब रहने वाला है। ऑस्मोसिस प्रेशर होता है, ऑस्मोसिस प्रेशर होता है। क्या इसमें रहेगा? सुनो, परासरण का मतलब होता है कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अगर स्वतः प्रवाह करता है, नहीं समझे? कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर अगर स्वतः प्रवाहित होता है तो उस प्रक्रिया को आप कहते हो परासरण। समझे? जबकि गैसें जो होती हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अगर कोई चीज बह रही, जैसे गैस बह रही है, तो उसको हम कहते हैं विसरण। समझे? तो इस परासरण क्रिया को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले 3 चीजों को जानना आवश्यक रहता है। 3 चीजें कौन कौन सी हैं भैया? सुनो, 3 चीजें हैं, जैसे ये थोड़ा वीडियो आज लंबा बनेगा फिर, क्योंकि हम पूरा कुछ सोच रहे हैं इसमें कराने को। कर लो, कोई दिक्कत नहीं। परासरण क्या है, उसके बाद विसरण क्या है, विसरण क्या है, समझे? और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि परासरण दाब क्या है, परासरण दाब, ठीक है? और परासरण दाब को पढ़ने के लिए बर्कले और हार्टले ने अपना पूरा सचित्र वर्णन समझाया है। फिर वान डाफ के नियम 2 हैं, उन पर आधारित आदर्श गैस समीकरण है, गैस नहीं विलयन कहोगे, आदर्श विलयन समीकरण है, और उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। बहुत ही भैया उम्दा टॉपिक है आपके लिए, एकदम जबरदस्त टॉपिक है नहीं? आज का जो सेशन है हम इन 2 चीजों पर बात करते हैं। ये दोनों चीजें कहाँ होंगी? तो भैया होंगी अर्ध पारगम्य झिल्ली में। कहाँ होंगी? अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो सबसे पहले हमें बात अगर करनी चाहिए तो अर्ध पारगम्य झिल्ली पर ही कर लेते हैं। देखो, झिल्लियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है पारगम्य झिल्ली, दूसरी होती है अपारगम्य झिल्ली, और तीसरी होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली, है नहीं? पारगम्य जो झिल्ली होती है उसका मतलब होता है कि विलयन में
दो घटक हैं विलेय और विलायक, यानी दोनों ही अगर आर पार चले जाते हैं उस झिल्ली से तो उसको हम कहते हैं पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अब दोनों घटक में किसी के अणु अगर पार नहीं कर पाते हैं तो उसको कहते हैं अपारगम्य झिल्ली, नॉन परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब केवल अगर विलायक के अणु पार करते हैं विलेय के नहीं तो इसे कहते हो अर्धपारगम्य झिल्ली। यानी इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो वह झिल्ली जिससे होकर केवल विलायक के अणु गुजरते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। दो प्रकार की होती है, एक कृत्रिम होती है, दूसरी प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित संश्लेषित और प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा बनी हुई। प्रकृति में कौन कौन सी है, जैसे बकरे का आमाशय होता है, बकरे का आमाशय, अंडे की झिल्ली होती है, अंडे की झिल्ली होती है, या फिर ऐसे हमारे कुछ फ्रूट्स हैं जैसे अंगूर हो गया, अंगूर के ऊपर जो झिल्ली रहती है वो भी है नी अंगूर की झिल्ली। ये कुछ हमारी जो है प्राकृतिक झिल्लियां हैं। कृत्रिम की बात करें भैया तो होती है कापर फेरो साइनाइड की झिल्ली। कापर फेरो साइनाइड की जो झिल्ली होती है वो है कृत्रिम झिल्ली। बनती सर कैसे है, तो बनती है पोटेशियम फेरोसाइनाइड की सहायता से। ठीक है, इसकी सहायता से ये बनती है, समझ गए, बनती इसकी सहायता से, लेकिन ये कृत्रिम झिल्ली है। सर इनका काम क्या होता है, भैया काम ये है, आप घर में खूब काम देखते हो लेकिन समझते नहीं हो कि कौन सा काम कहाँ पर चल रहा है। जैसे सूखे मेवे में देखें हम, किशमिश और मुलक्का को जब भिगोते हैं पानी में तो लगभग 8 से 10 घंटे भिगोने के पश्चात 8 से 10 घंटे जब हम उनको भिगोते हैं तो वो ठीक उसी कलाकृति में पहुंच जाते हैं जैसे कि वो होते हैं। जो हरे आते हैं सूखे हुए मेवे अंगूर के रूप में, वो हरे अंगूर से बनते हैं, उनको किशमिश कहते हो। और मुलक्का जो होता है वो काले अंगूर से तैयार होता है सुखा करके। ठीक है, अब जब सुखाते हैं तो उसमें पानी की मात्रा जो होती है बहुत कम हो जाती है, यानी उसके भीतर जो द्रव भरा हुआ है उसकी सांद्रता पानी की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अंगूर के ऊपर जो झिल्ली लगी हुई है वो एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में लगी हुई है। उसका प्रमुख कार्य होता है कि कम सांद्रता वाले विलयन को अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित करना, अपने से गुजरने देना। ठीक है, जब आप भिगोते हो 8 से 10 घंटे तो वो किशमिश या मुनक्का फूल जाता है, फूलता नहीं फूलता है, उसके भीतर क्या व्याप्त होता है, पानी व्याप्त हो जाता है। समझ गए नहीं समझ गए, अच्छा ठीक है। एक बहुत बेहतरीन जबरदस्त उदाहरण आपको समझाते हैं, यानी जो प्योर वेजिटेरियन है उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा सुनना, लेकिन सुनिए। जैसे हम तो भैया शुद्ध शाकाहारी हैं, है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं आपको। जैसे अंडा जो होता है हमारा, अंडा, अंडे के ऊपर का जो सफेद आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, उस आवरण को अगर आप हटाते हैं किसी भी कृत्रिम विधि द्वारा तो अंडा फूट जाएगा। समझे, अंडा मतलब हम आपसे कहें हटाओ, अंडा फूट जाएगा। अगर कोई हमसे कहे हटाओ तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और हटा देंगे, यानी कितना, 1 रुपए भर का दिमाग। ठीक, वो कैसे सर, सुनो। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आप अंडे को रख दीजिए, कच्चे अंडे को, बॉइल्ड नहीं, रख देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का जो आवरण होता है वो खुद ही टूट जाता है, उसके भीतर एक झिल्ली युक्त द्रव्य जिसमें पीला द्रव्य भरा होता है वो पदार्थ आता है। ठीक है, भरा रहता है उस झिल्ली में। वही जो झिल्ली होती है वो कोशिका झिल्ली है और उसी को हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली।
उसी को कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। समझ रहे हो? अब उसे अगर हम गाढ़े नमक के विलयन में भर देते हैं तो हमारा अंडा सिकुड़ जाता है। समझे नहीं समझे? सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया गाढ़े नमक का जो विलयन है उसकी सांद्रता ज्यादा है कहीं अंडे में भरे द्रव्य की तुलना में। अंडा सिकुड़ गया, यानी अंडे के भीतर जो भरा है वो बाहर आ जाता है। अगर हम उसी सिकुड़े हुए अंडे को फिर से उठा के पानी में रख देते हैं तो अंडा हमारा फूल जाता है। क्यों फूला? क्योंकि अब पानी की सांद्रता कम है अंडे में भरे द्रव्य की तुलना में। समझ गए ना? ये बातें हैं यहाँ पर कुछ, तो यही चीज हमें समझना चाहिए। अर्धपारगम्य जो झिल्ली है उसका मुख्य काम यह है कि अपने से विलायक के अणुओं को गुजरने देना और विलेय के अणुओं को ना गुजरने देना। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से आपको। ये अगर कहीं नोट करने वाला हो तो इसकी स्क्रीनशॉट फटाक से कर लो। आगे बढ़े फिर। अब सर परासरण क्या है और विसरण क्या है? वह क्रिया जिसमें कम सांद्रता वाला विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह होता है परासरण कहलाती है। बात समझ में आई होगी। स्कैन थेरेपी फिगर देखो जरा भैया। जैसे ये दो डिब्बे हैं हमारे पास, कोई पात्र है, इसके बीच में मैंने क्या की, अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा दिया। एक तरफ कम सांद्रता वाला विलयन भरा और एक तरफ ज्यादा सांद्रता वाला विलयन भर दिया, अधिक सांद्रता वाला विलयन भर दिया। अब ये कम सांद्रता वाला जो विलयन है इसकी ओर अपने आप जाएगा, और कब तक जाएगा? जब तक इन दोनों विलयनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती है। यानी तब तक जाएगा जब तक दोनों विलयन साम्यावस्था को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। साम्यावस्था मतलब दोनों तरफ बराबर चीजें, समझे? इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं परासरण। बात समझ में आई होगी। ठीक है। विसरण सर क्या होता है? तो विसरण में वह प्रक्रिया जिसमें अधिक सांद्रता वाले पदार्थ का कम सांद्रता की ओर प्रवाह होता है, इसे हम कहते हैं विसरण। इसका उदाहरण अगर हम देखें, जैसे परफ्यूम होती है, तो परफ्यूम आप डालते थोड़ी सी हैं और पूरे कमरे में महकती है। या फिर हमारा एलपीजी सिलेंडर जो 5 लीटर वाला है उसमें छोटा सा छिद्र होता है और हम गैस को खोल दें तो गैस पूरे कमरे में महकती है, वो विसरण हो रहा वहां पर। समझे? तो आज के लिए इतना ही भैया, कल मिलते हैं फिर। और भैया ये चैनल आपका है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने संभव हो सके उतना सपोर्ट करिए, चैनल को ग्रो करवाइए, इसमें आप अपनी मदद करिए, है नहीं? क्योंकि चैनल आपका है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल के वीडियो में फिर।